हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन टॉपिक एक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एओडी का पार्ट ही है। एओडी में अभी तक हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने टेंजेंट नॉर्मल और बहुत सारे टॉपिक्स उसके साथ किए थे। अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। तो वर्ड मोनोटोनिसिटी होता क्या है ये देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A function is said to be a monotonic function if it increases or decreases in its entire डोमेन। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक तभी कहा जाएगा या तो वो इंक्रीज करे या वो क्या करे बेटा, डिक्रीज करे। समझ आ गई ये बात? मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। ठीक बात है। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीज करने का क्या मतलब है? इंक्रीज करने का ये मतलब है जैसे जैसे मैं x में बढ़ूं, जैसे मैं पॉजिटिव x की तरफ जाऊं, ये जो ग्राफ है ये प्लस y की तरफ जाए। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। क्या ये बात सही है? समझ आ गई? तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर मैं एक फंक्शन और लूं, ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब इस फंक्शन में आप देखोगे जैसे जैसे x की तरफ आप बढ़ रहे हो, वैसे वैसे y क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? वो फंक्शन जैसे जैसे x में बढ़े, हम y की तरफ बढ़ता है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। और ऐसा फंक्शन जैसे हम x में बढ़े और सिर्फ कम होता जाता है, उसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कोई ऐसा फंक्शन जो बढ़ भी रहा है और वो घट भी रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या उसको मोनोटोनिकली फंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नोट करते हैं उस पॉइंट को भी, इसको नोट कर लो। इसको नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ फंक्शन which is increasing as well as decreasing in its domain, then function is non monotonic। वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ आ गई बात? मैं एग्जांपल लेता हूं एक। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स क्या है? एक बटा फंक्शन है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, चलो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। तो ये कितना हो गया? पाई बाय 2। ये हो गया 3 पाई बाय 2 और ये हो गया 5 पाई बाय 2। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब आप ध्यान दोगे बेटा, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर फिर मैं 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 की बात करूं तो फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
तो इसका मतलब अपनी पूरी डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और ये डिक्रीज भी हो रहा है। तो हम साइन एक्स को y इज इक्वल टू साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। क्या ये बात समझ आई है? ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? अब आप कहो सर क्या इस फंक्शन को मोनोटोनिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, अभी तो इसकी डोमेन क्या ऑल रियल, अगर मैं इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये जो फंक्शन है वो π/2 से 3π/2 तक बनेगा, सिर्फ कि ये फंक्शन जो है ड्रॉ साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। अगर मैं π/2 से 3π/2 की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला बेटा, ये कहीं π/2 होगा, रास्ते में कहीं पाई होगा और ये 3π/2 होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। बात समझ आ गई है कि नहीं बनेगा? अब साइन एक्स का ग्राफ π/2 से 3π/2 में ऐसा बनता है, तो आप देखोगे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप बोल सकते हो साइन एक्स इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इन द इंटरवल π/2 टू 3π/2, बट इट इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन इट्स एंटायर डोमेन। बेटा जैसा हम इनवर्स फंक्शन के टाइम पे करते थे ना, कि किसी फंक्शन को इनवर्स बनाया जा सकता है अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, सेम काम यहाँ मोनोटोनिसिटी के साथ होता है कि किसी फंक्शन को मोनोटोनिक बनाया जा सकता है अगर मैं उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो। क्या ये बात समझ आ गई है? समझ आ गई तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसके बाद मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। पूरे इंटरवल को छोड़ते हुए अगर मैं किसी एक पॉइंट पे बात करूं कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, मान लो ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने कोई एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए, बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू ए के जस्ट पास वाला नंबर लिया, तो वो क्या होता है, बहुत बार पढ़ लिए, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और h क्या होता है, बहुत छोटू सा पॉजिटिव नंबर। अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं जूम करके तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू ए प्लस एच होगा, और इसका लेफ्ट नेबर क्या होगा, x इज इक्वल टू ए माइनस एच होगा। और हम क्या जानते हैं, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। हम क्या जानते हैं, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो, नहीं होगी। अब आप बोलो कि जो x इक्वल टू ए पर है फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इस x इक्वल टू ए पे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने क्या सीखा है, जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा वैसे वैसे y क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अब ये बताओ कितना है, ये है f ऑफ a माइनस एच, और ये कितना है, f ऑफ a, और ये कितना है, f ऑफ a प्लस एच। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? ये बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान दो, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ a प्लस एच किससे बड़ा होगा, f ऑफ a से, हमेशा। ठीक बात। और f ऑफ a जो है वो किससे बड़ा होगा, f ऑफ a माइनस एच से। ये कब होगा, व्हेन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब इसका राइट पड़ोसी इससे बड़ा होगा और ये खुद अपने लेफ्ट वाले पड़ोसी से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? सेम बात अगर हम डिक्रीजिंग के लिए बात कर लें, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, मैं x इक्वल टू ए की बात करता,
ये कुछ x इज इक्वल टू ए प्लस एच होगा, ये कुछ x इज इक्वल टू ए माइनस एच होगा। बात समझ आ गई? तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, f ऑफ a प्लस एच, ये वाला पॉइंट क्या है f ऑफ a, और ये वाला पॉइंट क्या है f ऑफ a माइनस एच। क्या ये बात समझ आ गई है? अब आपको क्या दिख रहा है, जो f ऑफ a है वो f ऑफ a माइनस एच से छोटा है, और f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से बड़ा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर ऐसा हो रहा होगा तो, और x इक्वल टू a पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर ऐसा हो रहा होगा तो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई है? अगर ये बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, इसको नोट करो, फिर एक नोट करके लिखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। फटाफट लिखो इसको। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन at x equal to a has nothing to do with continuity and differentiability at x equal to a। बात को समझो, कह रहा है कि कोई फंक्शन का वो मोनोटोनिक है x इक्वल टू a पर, उसका कॉन्टिन्यूटी और उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कैसे कहना चाह रहा है ये बात समझते हैं। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं आपके लिए, बात समझो, ये हो गया x इक्वल टू a, समझ रहे हो बात। अब x इक्वल टू a पर बताओ पीक बन रही है क्या, चोंच बन रही है? बिल्कुल बन रही है। हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जरूर है। कैसे? ये x इक्वल टू a, तो ये f ऑफ a हो गया, ठीक, ये कुछ f ऑफ a माइनस एच हो गया, और ये कुछ a प्लस एच हो गया। बात समझ आ गई है कि नहीं? तो हमें क्या दिख रहा है, जो f ऑफ a प्लस एच है वो किससे बड़ा है, f ऑफ a से, और जो f ऑफ a है वो किससे बड़ा है, f ऑफ a माइनस एच से। अगर ऐसा होता था तो फंक्शन क्या होता था बेटा, इंक्रीजिंग होता था। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में क्या विचार है? x इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्या विचार हैं आपके? a प्लस एच कहीं यहां पर होगा और a माइनस एच कहीं यहां पर होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a माइनस एच, ये हो गया f ऑफ a, और कुछ ये हो गया f ऑफ a प्लस एच। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या आ रहा है, जो f ऑफ a है वो f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा है, और f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा है। तो क्या x इक्वल टू a पर फंक्शन मोनोटोनिक है? बिल्कुल नहीं है इस केस में। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन ये मोनोटोनिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी
अगर a प्लस एच ए से बड़ा है और a माइनस एच से बड़ा है तब तो इंक्रीजिंग है, अगर इसका उल्टा है तो डिक्रीजिंग है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए दोनों से बड़ा आ रहा है, तो यहां पर फंक्शन ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही फंक्शन यहां पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर ये समझ आ गई है तो नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, अगला टॉपिक मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने किसके बारे में बात की थी, एक पॉइंट के बारे में, अब इंटरवल के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे फंक्शन, पहला पॉइंट बना के लिख लेंगे, फंक्शन f of x is strictly increasing इस वर्ड को नोट करेंगे, strictly increasing when f of x2 is greater than x1 and x2 is greater than x1 in इट्स डोमेन। समझो बात को क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होने वाला है। ये बात सही है गलत है? सही होगी। अगर कह रहा है दो नंबर्स की बात कर रहा है, एक x1 है और एक x2 है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो हमने ये वाला केस ले लिया, तो f ऑफ x2 को f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए। ये बात तो हम जानते ही थे। तो पूरा जितना भी इंटरवल है, मान लो ये इंटरवल a टू b है ऐसा, तो a टू b में हर एक दो x1 x2 अगर आप लोगे तो क्या बोल रहा है कि अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट अगर लिखें, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन f of x2 is less than f of x1 and x2 is greater than x1 in its domain। समझो क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। बात कह रहा है कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन जो f of x1 है वो f of x2 से बड़ा है। जो f of x1 है वो f of x2 से बड़ा है, वो ये कहना चाह रहा है। ये बात हम जानते भी हैं। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सिर्फ कम हो रहा है, सिर्फ कम हो रहा है, तो होगा क्या, x2 x1 से बड़ा है, लेकिन x2 की वैल्यू जो है फंक्शन की x1 पे क्या आने वाली है, छोटी आने वाली, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन हमें और भी क्या पढ़ना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या मतलब होता है। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने पढ़ लिया, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। अगर ये आ जाता सिर्फ इंक्रीजिंग, अगर ये आ जाता सिर्फ इंक्रीजिंग और यहां पर आ जाता सिर्फ डिक्रीजिंग, नोट कर लेना बच्चों पहले, वो है ना, आप नोट कर लो इसको बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह सिर्फ इंक्रीजिंग आ जाता तब क्या करते हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग आ जाता तो यहां पे ऐसा हो जाएगा, f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए था। अब ध्यान देते हैं, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहां पे x1 लूं और यहां पे x2 लूं, तो यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है, f ऑफ x1, और यहां क्या मिल रहा है, f ऑफ x2। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ये क्या आ गया, f ऑफ x2 इज f ऑफ x1। क्या ये बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ इंटरवल ऐसा भी आ रहा है, अगर दोनों x1 x2 मैंने यहीं पर ले लिए होते
अगर x1 x2 दोनों मैंने यहीं पर ले लिए होते तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों क्या आ रहे होते, बराबर आ रहे होते। तो उस केस में f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 हो गया। तो आप कहोगे सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हो गया? अब इंक्रीजिंग क्यों बोला गया? इसको इंक्रीजिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो रहा, या तो इंक्रीज हो रहा है या बराबर हो रहा है। देखो ये जो फंक्शन है या तो इंक्रीज हो रहा है या बराबर हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, किसी भी इंटरवल में डिक्रीज नहीं हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? सेम काम यहां पर हो जाएगा, या तो ये डिक्रीज होगा या ये कभी इक्वल हो सकता है, या तो ये डिक्रीज होगा, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, या इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कोई दिक्कत इस चीज में अगर आपको है तो बताओ, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई? अब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर बार x1 x2 पे वैल्यू थोड़ी निकाल के देखेंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिसिटी इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx, जो कि इस चैप्टर का पूरा सार है बेटा। इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मोनोटोनिसिटी इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx। अब ध्यान देते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन बेटा इंक्रीजिंग है, जैसे कोई फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूं कि टेंजेंट बनाना शुरू करो। मान लो आपने यहां पे टेंजेंट बनाया, ये ऐसा हो गया। अब आगे टेंजेंट बनाओगे ऐसा होगा, इसके आगे टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक बात है। ये एंगल θ1 होगा, ये एंगल θ2 होगा, और ये एंगल कितना, θ3 होगा। तो आपको क्या पता है, θ1 θ2 और θ3 तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो tan θ1 tan θ2 tan θ3 भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, या आप बोल सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बेटा जहां जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां पे f डैश x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और जहां जहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, वो चलो पढ़ लेते हैं अभी। तो इंक्रीजिंग में f डैश x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अगर किसी को इससे फील नहीं आई तो मैं एक और फील दिलवा देता हूं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिख ही रहा है आपको। ये x इक्वल टू ए हो गया, ये x इज इक्वल टू ए माइनस एच हो गया, और ये x इज इक्वल टू ए प्लस एच हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। तो ये कितना हो गया, f ऑफ ए प्लस एच हो गया, ये हो गया f ऑफ ए, और ये हो गया f ऑफ ए माइनस एच। तो आप क्या जानते हो इंक्रीजिंग के लिए, f ऑफ ए प्लस एच माइनस f ऑफ ए, मतलब या ये बोल दो इसको आप ग्रेटर देन 0 बोल दो, f ऑफ ए प्लस एच f ऑफ ए से बड़ा है, या मैं इसको ऐसा लिख दूं f ऑफ ए प्लस एच माइनस f ऑफ ए पॉजिटिव है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? दोनों साइड अगर मैं h से डिवाइड कर दूं, ये एग्जैक्ट 0 है, h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या सीखा, इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। बेटा ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर लिया ना, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h क्या होता है, ये f डैश x होता है। तो यहाँ पे f डैश x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, और यहां से भी हमने देख लिया था f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0। देन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हो सर दो पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम हो गई थी तब उस पे f डैश x क्या आया होगा, तब क्या आया होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए एफ डैश एक्स। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर कभी भी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों दिया हुआ है तो आपने एफ डैश एक्स को पॉजिटिव ही मानना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं मानना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई किसी दो पॉइंट पे इक्वल भी हो सकता है तब आप मानना, अदरवाइज इंक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डिक्रीजिंग का क्या होगा, लेस देन 0। समझदार बच्चे हो आप। लिख देता हूं, एक बार ही लिख देते हैं, नोट कर लो इसको फटाफट, वीडियो को पॉज किया करो, नोट किया करो। नोट कर लेते हैं फटाफट। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। कोई दिक्कत है तो बता दो इस पर, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर आज बेस्ड दो क्वेश्चन करेंगे। मतलब हमसे पूछा जाएगा एक फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, बस ये पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर लेक्चर को सम अप कर देंगे। नोट कर लो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, गीता का सार यही है बेटा। समझ आ गई बात, नोट करो फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, मोनोटोनिसिटी पे क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया एक्स जो है -90 से 90 है और कह रहा है सेपरेट द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। बताओ इस इंटरवल में फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पर क्या है, डिक्रीजिंग। तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होता है। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो माइनस साइन क्यूब एक्स का क्या होगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का कितना होगा बेटा, कॉस एक्स। इसका कितना हो जाएगा 6 साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसको लिख लिया हमने, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स कॉमन ले लिया। तो यहां बचा 2 और यहां पे बचा माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब दो बातें होती हैं, जहां जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग है ना, और जहां लेस देन 0 होता है वहां डिक्रीजिंग। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेते हैं। जो इंटरवल बचेगा वहां पे डिक्रीजिंग हो जाएगा और जो यहां से सॉल्व करके आएगा वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैं करता हूं लेट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैंने मान लिया इसको, क्या करा, मान लिया कि ये पॉजिटिव है। तो 3 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स पॉजिटिव मान लिया कि अब इसको सॉल्व करके जो इंटरवल आएगा इसमें से वहां पे इंक्रीजिंग होगा, इसके अलावा जो भी इंटरवल बच जाएगा वहां पे डिक्रीजिंग होगा। ध्यान देना, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, -90 से 90। साइन एक्स वैल्यू सॉरी -1 से 1, और -1 से 1 है तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। बेटा 2 माइनस साइन एक्स -1 से 1, तो ये पूरा इंटरवल हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो ये तो काम का ही नहीं है, हमेशा ही पॉजिटिव है। तो बस सोचना अब इसको रह गया। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो जहां पर साइन 2x पॉजिटिव होगा वही इंटरवल हमारा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका तो रोल ही नहीं रह गया। तो साइन 2x ऑलवेज पॉजिटिव की बात हो रही है। x कहां से कहां है, -90 से 90। तो 2x कहां से कहां जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -π से π। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई, आ गई होगी। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब क्या, जब 2x लिख देता हूं यहां पर, जब 2x 0 से π के बीच में होगा तभी बात बनेगी, और x जब 0 से π/2 के बीच में होगा तभी बात बनेगी। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। जब x इंक्लूड 0 इंक्लूड कर लिया तो साइन 0 तो 0 होता है ना, ग्रेटर देन तो नहीं रहा, तो इसको ओपन कर देते हैं। और 90 पुट करोगे तो साइन 180 भी 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी होता है, तो इसको भी ओपन कर देंगे। तो यहां पर x ग्रेटर देन बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसके अलावा जो भी इंटरवल बच गया वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
समझ आ गया? इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लिया और जो भी इंटरवल बचा वहां पे फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहने वाला है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करो, ग्रेटर देन 0 रखो, सॉल्व करके कुछ आएगा, ग्रेटर देन 0 रखा तो इंक्रीजिंग होगा आंसर, और इस इंटरवल के अलावा जो भी इंटरवल बच गया वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ आ गई? एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट करो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है x प्लस ln 1 माइनस 4x और बोला गया सेपरेट्स द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सेम सवाल, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ln क्या बोलता है 1 अपॉन 1 माइनस 4x, और 1 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, -4। तो सॉल्व अगर इसको हम कर लें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x। ये आ गया आपके पास f डैश ऑफ x। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, ठीक है? तो क्या करना होता है, लेट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। सही बात है। एलसीएम ले लें तो क्या होगा, 1 माइनस 4x माइनस 4, 1 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x, क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। बेटा ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ऊपर कितना बच गया, और रहने देते हैं, छोड़। ये हो गया -3 माइनस 4x, ये हो गया 1 माइनस 4x। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैंने क्या किया, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 4x माइनस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ, ग्रेटर देन 0। वेविकर भूल गए हो कि याद है? याद होगा मुझे लग रहा है। -3/4 से 1/4, तो ये आ गया प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 था तो फंक्शन, हमारा आंसर ये वाला होगा, हमारा आंसर ये होगा। तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कहां पर होगा, हमने ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व किया था, -∞ से -3/4 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। अभी तक हमने ये सोचा है। तो डिक्रीजिंग कहां पर होगा, -3/4 से 1/4, यही बात होगी। लेकिन 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 क्या हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाला है? डोमेन तो निकाला ही नहीं। डोमेन तो निकाल लो बच्चों पहले। अगर मैं डोमेन निकालूं इसका तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा। लॉग के अंदर इनपुट हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। 1 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, 4x शुड बी लेस देन 1, x शुड बी लेस देन 1/4। ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई। x तो 1/4 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है ये हमारे काम का ही नहीं था, ये हमारे काम का नहीं था। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो पॉजिटिव वाला हमें क्या दे देगा बेटा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहां पर आएगा, -∞ से -3/4, और नेगेटिव वाला क्या होगा, डिक्रीजिंग, -3/4 से 1/4। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों तो बता दो, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। समझ आ गया बेटा ये वाला टॉपिक, ठीक है? अगले वाले लेक्चर में हम ग्राफ्स का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या आप कभी सोच सकते थे आप इसका ग्राफ बना पाओगे? लेकिन अब बना पाओगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है, और आगे पढ़ेंगे कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 2 टॉपिक और पढ़ने के बाद हम ग्राफ्स का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। कोई सा फंक्शन दे दो हम ग्राफ बना देंगे। क्या बात समझ आ गई है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।